हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडीज 102.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब से आप लोगों को वीडियो रेगुलर मिलेगा। बीच में वीडियो थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था, मतलब कि आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहा था, उसके कुछ रीजन से। लेकिन अब से आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके देख लीजिएगा। सबसे ऊपर में ही उसका लिंक है। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर 31 वाले, मतलब कि 31 नंबर वाले क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 31 नंबर वाला कि मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में, मतलब कि जब मंदी आएगा तो अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताना है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, रोजगार तथा उत्पादन स्तर बढ़ता है, रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है। तो जब मंदी आएगा ना, तो मंदी का मतलब ही हो गया कि वहाँ पर क्या होगा, रोजगार भी नहीं होगा, उत्पादन स्तर भी गिर जाएगा। तो रोजगार तथा उत्पादन स्तर क्या हो जाएगा, गिरता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 31 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद है 32 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस हमको गिवन है, कितना है 0.2, तो गुणांक का मान क्या होगा, गुणांक का मान। तो गुणांक कैसे निकालेंगे, 1 बाई करेंगे एमपीएस, तो 0.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ऐसे गुणांक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला एक दो वीडियो में अलग सा बनाऊंगा, सिर्फ एक या फिर दो वीडियो में ही न्यूमेरिकल वाला आपका सारा कवर कर दूंगा, उससे आप लोग का सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इसके बाद है 33 नंबर वाला क्वेश्चन कि निवेश गुणक है। निवेश गुणक हम लोग किसको बोलते हैं, तो निवेश गुणक को 1/MPS या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 - MPC, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 - MPC लिखे या फिर MPS लिखे, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 33 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद है 34 नंबर वाला क्वेश्चन कि निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है। निवेश के निर्धारक घटक बताना है। तो निवेश कौन कौन निर्धारित निर्धारित कर सकता है, तो पूंजी की सीमांत क्षमता, साथ ही ब्याज की दर, यानी कि दोनों हो जाएगा राइट, ए और बी दोनों। ठीक है, इसके बाद है 35 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। अप्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जिसको कि हम लोग दूसरे पर टाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग रोज खाने पीने की जो भी वस्तु खरीदते होंगे, कुरकुरे हो गए या फिर कुछ भी, तो उसमें मान लीजिए जो जीएसटी होता है ना, वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर ही होता है। ठीक, लगाया किसी और पर जाता है और भरते हम लोग हैं, यानी कि जो खरीदने वाले हैं। तो यही होता है मतलब अप्रत्यक्ष कर, जो कि टाला जा सकता है। ठीक है ना, जिस पर लगाया गया वो दूसरे पर टाल सकता है, तो उसी को हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो बिक्री कर, मैंने आप लोगों को बताया, जैसे हम लोग रोज कुछ भी वस्तु खरीदते हैं तो वो बिक्री कर ही तो है, तो वो अप्रत्यक्ष कर है। फिर है उत्पादक शुल्क, ये भी हमारा अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन आयकर, आयकर जो इनकम वाला होता है ना, इनकम टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, तो ये नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ए और बी दोनों। इनकम टैक्स तो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि जिस पर लगाया जाता है उसी को भरना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, फिर 36, तो 36 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, राजस्व व्यय, इसको लिखते हैं यहाँ पर राजस्व व्यय, और इसमें से माइनस कर दे अगर राजस्व प्राप्ति, तो क्या हमको मिलेगा, उसको बोलते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर एक और देखिएगा, यहाँ पर दिया गया राजकोषीय घाटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राजकोषीय घाटा दूसरा बात है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास राजस्व घाटा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर 37 नंबर वाला क्वेश्चन कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। जो विदेशी विनिमय दर होता है उसका निर्धारण कैसे होता है। विदेशी विनिमय दर क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। विदेशी विनिमय दर, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रुपया है, ठीक, तो किसी और देशों में गए, मान लीजिए यूएसए गए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है हमारे पास डॉलर। तो हमारे 100 रुपए के लिए कितने डॉलर मिल रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। ठीक, मतलब विनिमय का दर क्या है, हमको 100 रुपए के बदले में कितने डॉलर मिल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग दर को देखते हैं, उसी को बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। तो इसका मतलब निर्धारण कौन करता है, यहाँ पर बताना है। आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन क्या क्या दिए गए, विदेशी करेंसी की मांग, सॉरी, विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा।
तो कैसे होता है ये मैंने आप लोग को बताया भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। मांग एवं पूर्ति देखा जाएगा, जो विदेशी बाजार है ना वहाँ पर मांग और पूर्ति देखेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग निर्धारण करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा है 38 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है, तो व्यापार संतुलन का बोल सकते हैं कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। व्यापार में संतुलन मतलब कि वस्तु का आयात और निर्यात, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अर्थ पूछ रहा था, तो अर्थ का मतलब यही हुआ आयात एवं निर्यात से। इसके बाद है 39 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। और ये सब क्वेश्चन डीप में पूछा गया, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन डीप में है, तो चैप्टर पढ़िएगा ना तो ये बहुत अंदर से है क्वेश्चंस, आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा वस्तुओं का निर्यात। तो वस्तुओं का निर्यात जो है ना भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट 39 नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर है 40 नंबर वाला क्वेश्चन की भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। जो भुगतान संतुलन है उसमें मान लीजिए असंतुलन आ गया, ठीक, तो उसका आर्थिक कारण कौन हो सकता है, इनमें से बताना है, इन्हीं में से देख करके। तो जो व्यापार चक्र है ना, व्यापार चक्र के कारण ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर वाला क्वेश्चन का। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो गया आप लोग का, 30 तक तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया था और 10 हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, हमारा भाग भी सब्जेक्टिव वाला स्टार्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम लोग सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आप लोग को लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, जिसका कि अधिकतम 30 शब्द में लिखना है, 30 से कम लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये मैंने बहुत बार कराया भी है। समष्टि अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़े स्तर पर अध्ययन या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का यही मतलब होता है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं एनआई यानी कि राष्ट्रीय आय, ठीक है, कीमत स्तर, ये देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो जो मैंने आप लोग को बोला वही यहाँ पर लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई का नहीं वरन सभी इकाइयों का समग्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। वही बात हो गया कि यहाँ पर संपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय जो मैंने आप लोगों को बताया, एनआई राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन एवं कुल रोजगार आदि। और यहाँ पर ये जटिल बना कर लिखा गया है, इतना जटिल आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को सिंपल बताया, क्या लिखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। इसका उदाहरण निम्नलिखित है, आप लोग राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं, कीमत स्तर बोल सकते हैं, बात खत्म। यहाँ पर तो जटिल फालतू में बनाया हुआ है। इसके बाद देख लीजिए दूसरा का नाम वाला क्वेश्चन क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है। मध्यवर्ती वस्तु के बारे में पूछ रहा है, तो मध्यवर्ती वस्तु समझिएगा। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है, ठीक, और अंतिम क्या है उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होता है, मतलब कि अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं है। अभी इसमें कुछ और मॉडिफाई किया जाएगा तब ये अंतिम उपभोग के लिए तैयार होगा। यह उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे ब्रेड के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक। और ब्रेड ही नहीं, जैसे बिस्किट भी, बिस्किट को भी अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें बिस्किट के लिए, ठीक, तो उसमें भी हमारा गेहूं मध्यवर्ती आ जाएगा। इससे हमारा आटा बनेगा, आटा से बहुत सारा प्रोसेस किया जाएगा, इसके बाद बिस्कुट बनेगा, तो बिस्कुट हमारा अंतिम वस्तु हुआ, हम लोग तो इसका उपभोग करेंगे ना। तो मध्यवर्ती है यहाँ पर क्या हो गया, गेहूं हो गया, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। और भी आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इसके बाद है तीसरा का नाम वाला क्वेश्चन देखिए कि औसत उत्पाद क्या है। औसत उत्पाद बताना है, जिसको कि हम लोग एपी बोल सकते हैं, एवरेज क्या प्रोडक्ट। तो परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को क्या बोलते हैं, औसत उत्पाद कहते हैं। जो हमारा परिवर्तनशील साधन है उसके प्रति इकाई उत्पादन को औसत क्या बोलते हैं, औसत उत्पाद बोलते हैं। तो एपी इज इक्वल टू आ जाएगा टीपी बाई एल, टीपी बाई एल, टीपी यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार का क्या मतलब होता है बताना है, बाजार का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं बाजार का क्या मतलब होगा कि बाजार से अभिप्राय सामान्य वैसे किसी भी स्थान से है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं को बेचने या खरीदने की प्रक्रिया संपादित की जाती है।
आप लोग दैनिक जीवन में रोज बाजार जाते होंगे, आपके आसपास भी बाजार होगा, तो बाजार हम लोग क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वहाँ पर किस कोई स्पेशल स्थान होगा, मतलब कोई एक स्थान होगा, ठीक, वहाँ पर कोई वस्तु बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, ठीक, यही ना कर रहा होगा, तो उसी को तो हम लोग बाजार बोलते हैं कि एक किसी विशेष स्थान पर ये काम होता है, उस विशेष स्थान को ही हम लोग बाजार बोलते हैं। पता चला कि कल आपके घर के बगल में बहुत सारे बेचने और खरीदने वाले हो गए, तो वहीं पर बाजार बन जाएगा, तो उस स्थान को फिर हम लोग बाजार बोलने लगेंगे। तो बाजार का ये मतलब होता है कि वहाँ पर बेचने वाले कुछ होंगे और कुछ खरीदने वाले होंगे, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे, वहाँ पर जो ये प्रक्रिया हो रहा है, और उस स्थान को बोल देंगे हम लोग बाजार, ठीक। फिर है मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो मुद्रा की बहुत सारी परिभाषा होता है, कोई एक परिभाषा नहीं है। जब आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, मुद्रा की 7-8 परिभाषा निकल के आ जाएगी, और आप लोग अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक परिभाषा नहीं है, ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पर बता दी वही हो सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सिंपल परिभाषा में आप लोग को बताऊँ तो मुद्रा हम लोग किसको बोलते हैं, तो विनिमय, विनिमय के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, या फिर जो एक्सचेंज का मीडियम है, ठीक, विनिमय करने के जो हमारा माध्यम है, उसी को हम लोग मुद्रा करते हैं। अब विनिमय का क्या मतलब हो गया, जैसे अब हमको पेन लेना है, पेन, मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग पेन लेंगे, ठीक है, पेन लेना है, एक पेन लेना है मेरे को, तो पेन हमको क्यों मिलेगा, उसको कुछ तो चाहिए, उसको कुछ तो चाहिए, तो मुद्रा हम लोग उसको देंगे, हम लोग उसको मुद्रा देंगे, वो हमको पेन देगा, ठीक, कलम देगा, ठीक। तो मुद्रा हमारे पर यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सचेंज का मीडियम बन रहा है, मतलब कि विनिमय का माध्यम बन रहा है, तो उसी को तो हम लोग मुद्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा भी लिखा गया है कि एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, उसे हम लोग मुद्रा बोलते हैं, ठीक। और भी बहुत सारे परिभाषा होता है, आप लोग बुक उठा कर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, ठीक, राजस्व प्राप्ति में यहाँ पर जो होता है, अगर देखा जाए बजट, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे तो मैंने समझा रखा है ऑलरेडी 2-3 बार, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग समझते हैं, ठीक है। इधर इतना बड़ा नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा करके, और इसके बाद इधर लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं, समझिएगा। तो जो बजट होता है ना, इसमें हो जाता है हमारा राजस्व प्राप्ति, ठीक, इसी में हमारा राजस्व प्राप्ति होता है, और एक इसी का घटक होता है राजस्व व्यय। क्या होता है, राजस्व व्यय। तो बजट का 2 पार्ट होता है, राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, राजस्व प्राप्ति का क्या मतलब होता है, ठीक। और राजस्व व्यय भी मैंने आई थिंक बता करके रखा हुआ है, और नहीं बताया तो बता दूंगा, इस इंपॉर्टेंट है सारे। तो समझिएगा राजस्व प्राप्ति का क्या मतलब होता है। राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है जिनसे जिनसे न तो कोई देयता उत्पन्न होती है, और न ही परिसंपत्तियों में कमी आती है। इसका क्या मतलब हुआ, राजस्व प्राप्ति एक प्रकार से सरकार की सूद प्राप्ति है, सूद इनकम है। समझिएगा कैसे, मान लीजिए ये मैं आपके एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए आपको कल मान लीजिए ये जनवरी चल रहा है ना, तो आपको लास्ट जनवरी को 1,000 रुपये इनकम के रूप में मिलेगा, ठीक, 1,000 रुपये इनकम के रूप में मिलेगा। तो आप लोग कहीं पर नौकरी कर रहे थे या फिर कोई वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए 1,000 आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कुछ बेच रहे हैं अपना सामान, कोई गाड़ी बेच रहे हैं या फिर कोई खेत बेच रहे हैं, नहीं, ये आपको सिर्फ इनकम मिल रहा है जनरली, जो आप लोग दैनिक जीवन में वर्क कर रहे हैं उसके लिए। और हम लोग और भी इनकम यहाँ पर चाहे तो ला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है, तो बाइक बेच दिए, मान लीजिए 50,000 का बाइक बेच दिए, ठीक। और मान लीजिए और भी कुछ सामान बेच दिए, ठीक। तो ऐसी भी इनकम आ सकता है, लेकिन इन सभी को नहीं जोड़ना है। जो हमारा कुछ भी बेच करके नहीं आ रहा हो, सिर्फ हमारे दैनिक जीवन में काम से आ रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक प्रकार से राजस्व प्राप्ति यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन ये सरकार के लिए है, इसलिए यहाँ पर है ऐसा। तो कोई यहाँ पे वही बोला कि कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है, मतलब कि कोई ऋण नहीं होता है, एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं। कुछ हम लोग बेचते वोचते नहीं है, और परिसंपत्तियों में भी कोई कमी नहीं आती है, मतलब कुछ बेच नहीं रहे तो कमी कहाँ से आ गया, जैसे कर शुल्क आदि। जैसे शुल्क जो लगाया जाता है ना, शुल्क, कर, टैक्स जो लगाया जाता है, तो टैक्स में सरकार कुछ बेचती थोड़ी है, हम लोग टैक्स भरते हैं, तो उसका शुद्ध इनकम है एक प्रकार से। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आयात प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है, आयात प्रतिस्थापन का क्या मतलब है, बताना है। तो आयात प्रतिस्थापन वह नीति है जिसमें किसी वस्तु के आयात करने के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा ही उसकी पूर्ति की जाए। किसी वस्तु का क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो उसका जो क्या है पूर्ति होगा ना, वो घरेलू उत्पादन द्वारा ही करना होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का अति लघु उत्तरीय कंप्लीट होता है, ठीक है। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यहाँ से आप लोग का लघु उत्तरीय स्टार्ट होता है। मैक्सिमम इसने बोल रखा है 50 शब्द,
ठीक, तो 50 सबसे कम है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा लिखना होगा, 30 से ज़्यादा लिखना होगा और 50 से कम। तो ये हमारा लघु उत्तरीय आ गया है और ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट चाहते नहीं हैं कि एक्चुअली वीडियो ज़्यादा लंबा हो, और ज़्यादा लंबा वाला वीडियो देखते भी नहीं, क्योंकि हो सकता है आप लोग को नींद वगैरह लगने लग रहा होगा। तो रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट करके आप लोग को दे दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी और 5 मार्क्स वाले भी नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।